नमस्कार, खबर गर्मा गर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। उत्तर प्रदेश के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी आज रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश में लोगों के सामने सवाल यह है कि हितेश चंद्र अवस्थी के बाद कौन जिसका जवाब मिलता दिख रहा है। लखनऊ में सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें डीजीपी की रेस में मुकुल गोयल सबसे आगे चल रहे हैं। उनको हितेश चंद्र अवस्थी की जगह उत्तर प्रदेश डीजीपी की कुर्सी मिल सकती है। इस कुर्सी की दौड़ में नासिर कमाल और डॉक्टर आरपी सिंह भी शामिल हैं, क्योंकि यूपीएससी ने सरकार मुकुल गोयल, नासिर कमाल और डॉक्टर आरपी सिंह का नाम सौंपा है। इनमें से मुकुल गोयल को सबसे प्रबल दावेदारों में से एक माना जा रहा है। खबर यह भी है कि देर शाम सीएम योगी आदित्यनाथ से मुकुल गोयल ने मुलाकात की है। ऐसे में मुकुल गोयल के डीजीपी बनने को लेकर अटकलें तेज होती दिखाई दे रही हैं। तो क्या आप जानते हैं कि मुकुल गोयल कौन है? तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कौन है मुकुल गोयल। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। मुजफ्फरनगर के रहने वाले, आईआईटी नई दिल्ली से बीटेक की पढ़ाई कर चुके हैं। आजमगढ़ में एसपी रह चुके हैं, वाराणसी में एसएसपी, गोरखपुर में एसएसपी, सहारनपुर में एसएसपी, मेरठ में एसएसपी की जिम्मेदारी वो निभा चुके हैं। इसके अलावा आईटीबीपी और बीएसएफ में आईजी की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एडीजे, लॉ एंड ऑर्डर भी रह चुके हैं। तो ये है मुकुल गोयल का पूरा करियर। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, नया डीजीपी कौन होगा? कुछ नाम इस पर निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन मुहर किस पर लगेगी ये अभी तक बिल्कुल साफ नहीं हो पाया है। लेकिन कौन से ऐसे नाम है जो इस वक्त आगे चल रहे हैं रेस में? दीदी देखिए, जो अभी सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यूपीएससी के साथ कल जो बैठक हुई है, यूपी के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी उसमें शामिल थे। उसके बाद यूपीएससी ने जो अपना पैनल बनाया जिसमें 3 अफसरों के नाम है, उसमें नासिर कमाल, मुकुल गोयल और आरपी सिंह का नाम बताया जा रहा है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि कल शाम मुकुल गोयल ने मुलाकात भी की है मुख्यमंत्री से, और फिलहाल मुकुल गोयल का नाम सबसे आगे चल रहा है। चर्चा यही है कि मुकुल गोयल उत्तर प्रदेश के डीजीपी बन सकते हैं। 1987 बैच के हैं मुकुल गोयल, आईपीएस अफसर है। फिलहाल बीएसएफ में एडीजी हैं और उत्तर प्रदेश में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वो रह चुके हैं। कई डीआईजी रह चुके हैं मेरठ। तो ऋषभ, हितेश चंद्र अवस्थी आज रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में कब तक नामों की घोषणा हो सकती है? देखिए, जो सोर्सेस बता रहे हैं उसके मुताबिक आज ही घोषणा हो जाएगी और देर शाम मुकुल गोयल हितेश चंद्र अवस्थी से भी मुलाकात कर सकते हैं। और ये मान के चलिए कल मुकुल गोयल चार्ज ले सकते हैं, जैसे सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं। ठीक है ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात चारधाम यात्रा की करें तो चारधाम यात्रा पर रोक का मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी तीर्थ सरकार। चारधाम यात्रा के लिए एससी जाएगी सरकार। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यात्रा पर रोक लगा दी थी। तीर्थ सरकार अब रोक को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। मंत्री सुबोध उनियाल ने इस बात की जानकारी दी, क्योंकि 1 जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली थी। इसको लेकर अब जिस तरह से हाईकोर्ट का रोक आया है, अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में उत्तराखंड सरकार। और बरेली से खबर लेते हैं, जहां पर 2 फर्जी फॉर्मों से 10 करोड़ रुपए के टैक्स चोरी पकड़ी गई है। खबर है कि भमोरा थाना क्षेत्र के देवचरा में वाणिज्य कर के ज्वाइंट कमिश्नर की तहरीर पर धोखाधड़ी और टैक्स चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। टैक्स चोरी के आरोपों में दर्ज एफआईआर के बाद सभी आरोपी गिरफ्तारी के डर से फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि श्याम ट्रेडर्स और एमएस इंटरप्राइजेस नाम की दोनों फॉर्म मेंथा ऑयल खरीदने और बेचने का काम करती है, लेकिन इन दोनों फॉर्मों ने मिलकर सरकार को 10 करोड़ का चूना लगा दिया। बताया जा रहा है कि साल 2019-20 और 20-21 में भारी मात्रा में मेंथा ऑयल की खरीद हुई, लेकिन सरकारी नियमों की अनदेखी कर टैक्स चोरी की गई। जब इस मामले की जांच कराई गई तो करीब 10 करोड़ की टैक्स चोरी का मामला सामने आया, जिसके बाद भरमोरा थाने में अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जिनके द्वारा बहुत भारी मात्रा में मतलब रजिस्ट्रेशन के तत्काल बाद ही टर्नओवर मतलब माल खरीद और बिक्री करना शुरू कर दिया गया था। तो मतलब वो
एक अप्रत्याशित रूप से टर्नओवर बढ़ने के कारण फिर इनकी जांच कराई गई। तो ये दोनों फर्में जहां अपना बिजनेस प्लेस दिखाई थी वहां कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं पाई गई। 2 फर्मों के विरुद्ध 2 करोड़ से अधिक जीएसटी चोरी का मुकदमा दायर किया गया। इसमें कुछ फर्में वहाँ पे उस एड्रेस पे मौजूद थी देवचरा में, लेकिन बाद में जब जांच जीएसटी विभाग के द्वारा जांच किया गया तो पता चला कि वो फर्में जीएसटी का भुगतान नहीं कर रही थी, और उसी में जब जांच की गई तो उन दोनों फर्मों का जो वहाँ पे एग्जिस्टेंस था वो भी वहाँ नहीं पाया गया, केवल वहाँ पर पता दिया गया था। तो इस मामले में धोखाधड़ी का और 420 का मुकदमा दर्ज किया। और इसी पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर बरेली से हरीश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, किस तरह से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ? क्या किसी तरह की ऑडिट हुई थी जिसके बाद इन दोनों की टैक्स चोरी निकलकर सामने आई? नीलू, जिस तरीके से लगातार शिकायत वहां पर हुई थी कि कुछ पिछले 2 सालों की जो फर्म है वो लगातार अपना टर्नओवर लगातार बढ़ा रही थी, इसी बात को लेकर कुछ शक हुआ अफसरों को और उन्होंने इस पूरे मामले की गोपनीय जांच कराई। जिस जांच के बाद ये स्पष्ट हुआ कि जो एड्रेस और जो शॉप दी गई थी उस एड्रेस का वेरिफिकेशन किया गया तो ये सारी परतें खुल गई। ना कोई दुकान थी, ना ही कोई आउटलेट था कंपनी का, और ना ही वहां पर कोई एड्रेस तस्दीक हुआ, जिसके बाद ये चीजें स्पष्ट हो पाई कि ये लोग सिर्फ टैक्स चोरी कर रहे हैं और सरकारी राजस्व की चोरी कर रहे हैं। उसके बाद अब जो है वाणिज्य कर के अफसरों ने पुलिस से मिलकर अब एक एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें 2 फर्मों को ब्लैकलिस्टेड करते हुए उनके ऊपर 10 करोड़ रुपए का जो है टैक्स चोरी का आरोप लगाकर एफआईआर कराई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और आने वाले समय में पुलिस का कहना है कि इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है हरीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लखनऊ से बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर महिला ट्रैफिकिंग के आरोप में गिरफ्तार रोहिंग्या मुसलमानों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। खबर यह है कि हाफिज शफीक और मुजफ्फर रहमान की कोर्ट ने 3 दिन के लिए और रिमांड बढ़ा दी है। दरअसल दोनों आरोपियों के हफ्ते की जो रिमांड थी मंगलवार को खत्म हो रही थी। ऐसे में पुलिस ने दोनों आरोपियों की रिमांड बढ़ाने के लिए कोर्ट में अर्जी दी और जिसको कोर्ट ने 3 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। दरअसल आरोप है कि अवैध पहचान के साथ दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश में रहकर महिला ट्रैफिकिंग के अवैध कारोबार में जुटे हुए थे, जिनको एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया था। और फतेहपुर में एक और धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। आरोप है कि चंगाई प्रार्थना सभा की आड़ में गरीब हिंदू परिवारों को बुलाकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। लोगों का आरोप है कि हिंदुओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा था और इस मामले की शिकायत पर पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें पंकज शिवहरे शामिल बताया जा रहा है। इससे पूछताछ में पुलिस को कई और जानकारी मिली। खबर है कि पंकज शिवहरे दावा करता है कि जब से उसने ईसाई धर्म को अपनाया तब से उसकी बीमारी ठीक हो गई और उसकी गरीबी भी दूर हो गई। इसी कहानी को गरीब लोगों के बीच जाकर बताता है और उनका ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करता है। मैं यहाँ छठा सोमवार है मेरा। अच्छा, छठा सोमवार है। आप लोग यहाँ पे लगभग कितने लोगों की सीमाओं पे इकट्ठा रहते हैं और क्या पढ़ाते हैं इन लोगों को? सिर्फ हम यहाँ पे कुछ भी नहीं बताते हैं। हम सिर्फ इतना बोलते हैं, देखिए मेरे ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफें थी, तो मैं अभी 8 महीने पहले मैं मरने के लिए सिर्फ जहर खाना, फांसी लगाना सब करता था। तो मैं जो है 8 महीने पहले जो है मैं प्रभु में मैं चंडीगढ़ गया, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह पापा जी की चर्च में। जब वहाँ गया तो वहाँ से मैं जब आया लौट के तो पहले मैं मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं मरना नहीं चाहिए मुझे। सभी लोगों को धार्मिक ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा था। वहाँ पर मुझे उसने भी एक बाइबिल और एक अन्य ईसाई धर्म की पुस्तक दी और जब मैंने कहा कि जब मैं हिंदू धर्म का हूँ तो मैं क्यों अपनाऊंगा, इस पर उसने गाली गलौज करते हुए मेरे से गाली गलौज किया, जिसकी सूचना प्रभारी निरीक्षक को प्राप्त हुई। और उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण मामले में उत्तर प्रदेश एटीएस ने जहरीले कोडवर्ड से जुड़ा सनसनीखेज खुलासा किया है। धर्मांतरण के लिए कट्टरपंथियों के निशाने पर मुंह बधिर बच्चे थे, जिन्हें बरगलाने के लिए साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा था। बच्चों का ब्रेन वॉश करने के लिए जहरीले कोडवर्ड तैयार किए गए। एटीएस ने 7 में से 6 कोडवर्ड को डिकोड कर अवैध धर्मांतरण के उन हथियारों को बेनकाब किया। राज्य में अवैध धर्मांतरण से जुड़ी जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, एक से बढ़कर एक साजिश सामने आ रही है। और इन साजिशों के पीछे सक्रिय कई चेहरे और धर्मांतरण गिरोह को चलाने वाले मास्टरमाइंड बेनकाब हो चुके हैं। इन्हीं में से एक है मोहम्मद उमर गौतम।
उमर गौतम की गिरफ्तारी के बाद एटीएस को जो जानकारियां मिली उसने जांच एजेंसी को भी हैरान कर दिया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक उमर गौतम के निशाने पर मूक बधिर बच्चे थे। गिरोह के सदस्य मूक बधिर बच्चों से संवाद के लिए साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे और इन्हें अपनी साजिश में फंसाने के लिए इनके पास हथियार के रूप में 7 कोडवर्ड थे। मूक बधिरों से संवाद की भाषा साइन लैंग्वेज में कोडवर्ड के जरिए उमर गौतम का गिरोह बच्चों के कोमल मन को बरगलाने का काम करता था। इसमें धर्मांतरण के बाद जो है उनको ब्रेन वॉश इसलिए भी करते थे कि ब्रेन वॉश करने के बाद जो है उन्हीं को आगे बढ़ाकर विद इन दी मूक बधिर कम्युनिटी और भी लोगों को जो है इसके लिए वो लोग प्रोत्साहित कर सकें, उसको आगे बढ़ा सकें, उनको जो है इसके लिए कोड का इस्तेमाल करते थे। एटीएस जो है अभी काफ़ी गंभीरता से अब तो काफ़ी जांच पड़ताल हो गई है। मोहम्मद उमर गौतम के गिरोह के काम का तरीका अब सामने आने लगा है। बताया गया कि उमर गौतम का गिरोह कुछ स्कूलों में सक्रिय था। इसके अलावा मूक बधिर बच्चों के लिए साइन लैंग्वेज में बने वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए जाते थे। अगर कोई उस वीडियो को लाइक करता था तो उसको कोड वर्ड में उस वीडियो के चैट बॉक्स में अल्लाह के बंदे उर्दू में लिखा जाता था। इसके बाद यहीं से जहरीले कोड वर्ड का खेल शुरू हो जाता था। अब तक एटीएस ने जो 7 कोडवर्ड का पता लगाया है उनमें से 6 को डिकोड कर लिया गया है। बताया गया कि इन 6 कोडवर्ड में पहला है रिवर्ट बैक टू इस्लाम प्रोग्राम, यानी कि धर्म परिवर्तन करवाने की प्लानिंग। छात्रों को इसी कोड के साथ बातचीत कर धर्मांतरण की तरफ ले जाया जाता था। दूसरा कोडवर्ड है मुतक्की, जिसका मतलब बताया गया है हक और सच की तलाश करना। इसको बार बार बोलकर बच्चों और दूसरे लोगों में बातचीत के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तीसरा कोडवर्ड है सलात। ये शब्द नमाज के लिए कहा जाता था। इस्लाम में जो धर्मांतरण करता उसको ये जिम्मेदारी दी जाती थी। ये शब्द बहुत बार बोला जाता था जिससे आम बोलचाल में बोला जा सके। चौथा कोडवर्ड है रहमत, यानी कि विदेशों से आने वाला फंड। इसी नाम के कोड से बातचीत की जाती थी ताकि किसी को शक न हो। पांचवा कोडवर्ड है अल्लाह के बंदे, यानी वो शख्स जो यूट्यूब या सोशल मीडिया पर मूक बधिरों के लिए डाले वीडियो लाइक करता था। छठा कोडवर्ड है मोबाइल नंबर और जन्म तिथि। इस कोडवर्ड में धर्म परिवर्तन करवाने का नाम था। एक आईडी के रूप में इसको बनाया जाता था। सातवां कोडवर्ड है कौम का कलंक। ये कोडवर्ड अब तक डिकोड नहीं हो पाया है। इसकी जांच की जा रही है। ये कानूनन अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। किसी के माता पिता के जानकारी के बगैर, किसी को जनवाए बगैर आप किसी को इमोशनली या पैसे से या उसकी गरीबी से या मजबूरी से या ब्लैकमेल करके या उसकी फ़ोटो निकाल के या उसका वीडियो निकाल के आप उसके धर्म को परिवर्तन करने के लिए उकसा रहे हैं अनगिनत तरीकों से। इससे बड़ा ये तो कानूनन अपराध है। यूपी एटीएस को अब भी उमर गौतम के गिरोह के 60 से 70 लोगों की तलाश है जो देश के अलग अलग हिस्से में धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी हैं। जांच एजेंसी को मोहम्मद उमर गौतम के गिरोह से जो जानकारियां मिली हैं उसमें जहरीले कोडवर्ड के अलावा रहमत, यानी कि अवैध धर्मांतरण के लिए विदेशों से आने वाले फंड का भी सुराग मिला है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक उमर गौतम को अवैध धर्मांतरण के लिए कनाडा और कतर से पैसे मिल रहे थे। उमर के ट्रस्ट में 2010 से 2021 तक 1,82,00,000 रुपए आए। 50 लाख से ज्यादा रकम दोहा, कतर और अबू धाबी से आई। बताया गया कि उमर गौतम ट्रस्ट के पैसों को अपने खाते में ट्रांसफर कर उसका गलत इस्तेमाल करता था। हवाला के एंगल भी मिले हैं, तो हवाला के एंगल को भी अन्य प्रदेशों में जो है चेकअप किया जा रहा है कि कहाँ ये जा रहा है। लगभग 1.5-2 करोड़ रुपए का हवाला का ट्रांजैक्शन तो निकल आया है। बाकी सेंट्रल एजेंसीज को रडार पर कुछ भी आता है तो वो अपनी कार्रवाई अपने हिसाब से कानून जो है करते हैं। हम लोग उनको सहयोग जो भी जहाँ भी जो भी मांगेगा वो देंगे और ले भी रहे हैं सहयोग उनसे, क्योंकि कई प्रदेशों का मामला जुड़ा है और कई लोगों से जुड़ा हुआ है, इंटरनेशनल बॉर्डर से भी जो है जुड़ा हुआ है। अवैध धर्मांतरण के मुद्दे पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। हालात की गंभीरता को भांपकर यूपी की योगी सरकार भी इस मामले में किसी तरह की नरमी बरतने के मूड में नहीं है। बीती रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एटीएस और एसटीएफ के अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की। मीटिंग में सीएम ने जांच एजेंसियों से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन हम बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। सीजेएम कोर्ट में विधायक के खिलाफ एफआईआर के लिए अर्जी लगाई गई है। आरोप है कि विधायक के रसूख के चलते पीड़ित की शिकायत पर एफआईआर नहीं दर्ज की जा रही है। ऐसे में पीड़ित ने सीजेएम कोर्ट से विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की गुहार लगाई है। इसको लेकर कोर्ट ने विभूति खंड थाने से रिपोर्ट तलब की है। दरअसल
जो अर्जी में आरोप है कि नरेला विधायक राजकरण और उसके बेटे सुमित राज अनिरुद्ध यादव ने खनन के नाम पर 40 लाख रुपए हड़प लिए, जिनको मांगने पर आरोपी लगातार पीड़ित परिवार को धमकाने की कोशिश कर रहा है। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने श्रमिकों के घर वापसी करने के लिए योगी सरकार की तारीफ की है और योगी सरकार के मॉडल को बेहतरीन बताया। दरअसल कोरोना के पहले चरण के लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में मजदूर उत्तर प्रदेश अपने घर लौट रहे थे। हालात बेहद चुनौतीपूर्ण थे। योगी सरकार ने श्रमिकों के घर वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। खुद सीएम योगी ने कहा कि श्रमिकों की सम्मानजनक घर वापसी होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी श्रमिकों की घर वापसी के लिए योगी मॉडल की जमकर तारीफ की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में माना कि योगी सरकार ने श्रमिकों की घर वापसी के लिए बेहतरीन कदम उठाए। कोर्ट ने 2 याचिकाओं को निरस्त करते हुए ये बात कही। योगी सरकार ने घर वापसी करने वाले श्रमिकों को 1000 रुपए भरण पोषण भत्ता दिया, मजदूरों को मुफ्त राशन किट दी, मजदूरों के लिए क्वारंटीन सेंटर्स बनाए, श्रमिकों को रोजगार देने की हर संभव कोशिश की गई। कामगार श्रमिक कल्याण आयोग का गठन भी किया गया। श्रमिकों की स्किल मैपिंग कराई गई, स्किल के मुताबिक रोजगार दिया गया। 12,000 बसों से मजदूरों को घर पहुंचाया गया। रेलवे के सहयोग से 590 श्रमिक रेल चलाई गई। पारदर्शिता के लिए एक पोर्टल भी बनाया गया। www.rahat.up.nic.in से एक पोर्टल भी बनवाया गया, जिस पर श्रमिकों की घर वापसी से जुड़ी सभी जानकारी थी। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें।